चलिए, good evening to all of you. How are you? I think all of you are fine, and your study is also going smoothly, and your school is also going to open shortly, as I think now, and as per government order, your school will reopen very soon, and you will enjoy a lot in the school environment, है ना। तो आप लोग घर में रहते हुए बहुत बोर हो गए होगे, ठीक है, इतने दिनों से। तो मैं सोचा कि कुछ एक वीडियो बना दूँ, वो वीडियो जो है शायद आप लोगों को पसंद आए, आप लोग उसका लाभ उठा सके। और अगर जो है मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे प्रमोट करें इस चैनल पे, ठीक है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, ठीक है। मेरी प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का, राइट। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए कहीं भी किसी इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको कोशिश करूँगा जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ तो उसको क्लियर कर दूँगा। मेरी प्रयास रहेगा कि जो है सेकेंड जो भी आपका फाइनल एग्जामिनेशन जो है उस के सारे सिलेबस जो है मैं अपलोड कर दूं, ठीक है, आप लोग लाभान्वित हो सके उससे। और ये चैनल में जो भी मैं बोलूँगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बोलूँगा, ताकि जो है हिंदी मीडियम बच्चे भी इसको आसानी से समझ सके, राइट। सो दिस इज़ माई प्राइम मोटो to just provide the video in bilingual language, so that Hindi medium students also can get benefit from this video after watching, right। चलिए, आज हम लोग जो है एक बहुत ही रोचक जो है विषय पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो किनका हम लोग पढ़ेंगे वो आज हम लोग देख। तो आज हम लोग जो है बहुत ही रोचक जो है विषय पढ़ने जा रहे हैं, हर्षा एम्पायर, ठीक है। तो हर्ष एम्पायर क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एरा ऑफ हर्षा, ये हर्षा कौन थे, ठीक है। तो बहुत सम्राट थे, ठीक है। तो सम्राट किसको बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम्राट, ठीक है। तो इस सम्राट किसको बोलते हैं हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो राजा होते हैं, राजा के ऊपर जो है ऊपर होंगे उसको बोलते हैं महाराजा, और महाराजाओं के भी महाराजा होते हैं उसको बोलते हैं महाराजा धीराज। हम देखेंगे इसी युग में जो है महाराजा धीराज का टाइटल भी लोग धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो जो पूरे बहुत बड़े लैंड को, बहुत बड़े टेरिटरी पर जो राज करता है उसी को हम लोग सम्राट कहते हैं, राइट। तो ये जो है गुप्ता पीरियड के बाद देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े ताकतवर जो किंगडम थे उस समय कौन थे, उस समय हमारे गुप्ता पीरियड्स थे। जब गुप्ता पीरियड्स जब फॉल हो गया तो उनके अंडर में जितने भी टेरिटरी थी, जितने भी राज्य थे, स्टेट थे, वो अपने आप को फ्री करने के लिए चाहा। वो अपने आप को फ्री करते गए कि भाई अब मेरे पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी पावरफुल ऐसा अथॉरिटी सेंटर पर नहीं है जो हम पर अब जो है शासन चला सकेगा। उसका मौका का फायदा उठा करके लोग जो है क्या करने लगे, अलग होने लगे। तो एग्जाम्पल मैं दूं कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपके स्कूल में कोई जो है एक प्रिंसिपल रहते हैं, ठीक है, बहुत कड़क प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, सबको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो जो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या जितने भी स्कूल के मेंबर्स हो, तो उनसे क्या करते हो, डर लगता है, मनाते हो कि भैया कभी चले जाएं, फिर हम लोग जो है आराम से रिलैक्स कर सके। तो जैसे जो प्रिंसिपल चलते हैं, फिर दूसरे जब प्रिंसिपल आते हैं आपके स्कूल में, सपोज के लिए उतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, तो जो भी पहले डिसिप्लिन थी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है ना। बदमाशियाँ करने लगते हो कि अब कोई बोलने वाला नहीं, उतना जो है स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स है नहीं, तो आप लोग क्या करते हो, थोड़े से आप लोग को रिलैक्सेशन मिल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम देखते हैं जब राज्य होता है, यहाँ पर किंगडम जब चलता है, तो यहाँ भी हम लोग वही चीज सिनेरियो देखेंगे कि जब कोई पावरफुल जो राजा होते हैं वो पूरे टेरिटरी को जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। जैसे ही जो है पावरफुल जो है किंगडम राज्य जो है उसका शासक जो है खत्म हो जाता है, तब उसके बाद धीरे धीरे जो भी उसके कंट्रोल में जो भी राज थे वो अपने आप को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे फ्री होने का। और वही चीज़ यहाँ पर होगा कि जब उस समय हम लोग क्या देखते थे कि उस समय जो है
गुप्ता पीरियड जब था तो सब उसके अंडर में था। गुप्ता पीरियड जैसे ही खत्म हो गया तो नए नए राज्य का उदय होता है, ठीक है। न्यू किंगडम्स जो है उसमें आते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो कौन थे? सबसे जो भी न्यू किंगडम्स उस नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो उसमें सबसे स्ट्रांग कौन होते हैं? वर्धमान डायनेस्टी। ये वर्धमान डायनेस्टी क्या है? तो ये जो जैसे देखो अभी क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि तुम यहाँ पर एक जो है राज किए। अब यहाँ जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। सपोज कर लो तुम्हारे घर में मेंबर्स हैं, तो ये जितने भी मेंबर हैं तो इनके सबका टाइटल क्या है? सिंह। तो इसको क्या बोलेंगे? सिंह फैमिली। अगर कोई मेहता है तो मेहता फैमिली। अगर कोई जो सिन्हा फैमिली है तो सिन्हा फैमिली। इसी तरह से जाने जाते हो उनकी टाइटल से। तो उसी तरह वहाँ वर्धमान थे तो वर्धमान लोग जो आए थे, जो डायनेस्टी बनाए थे, उसी को बोलते हैं वर्धमान डायनेस्टी, ठीक है। तो वंश जिसको डायनेस्टी जिसको कहते हैं वंश समझ लो। तो आपको समझाने के लिए बस इतना ही कहूंगा, डायनेस्टी मतलब वंश। तो जो वंश चलाया वर्धमान डायनेस्टी तो सबसे पावरफुल था। तो क्वेश्चन यहाँ सकता है कि नॉर्थ इंडिया में गुप्ता पीरियड के फॉल होने के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर नॉर्थ इंडिया में कौन आया? तो वर्धमान डायनेस्टी आया, ठीक है। तो अब यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर वर्धमान डायनेस्टी आया, तो वर्धमान डायनेस्टी को शुरू करने वाला कौन था? कौन इस्टेब्लिश किया? कौन फाउंडर था? तो उसका नाम है प्रभाकर वर्धना, ठीक है। इन्होंने ही जो है वर्धमान डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, ठीक है। कब? 580 to 605 सीई के बीच में, ठीक है। अब आप लोग जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फर्स्ट में भी कि एडी किसको बोलते हैं और सीई किसको बोलते हैं, ये आप लोग को जान लेना जरूरी है। अगर नहीं जानते हो तो फिर से मैं एक बार थोड़ी सी बता दूं, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। जैसे एक ये लाइन है, आप लोग जो है मैथ पढ़ते होगे, ठीक है, नंबर लाइन में ये क्या होता है? एक जीरो होता है। तो ये जीरो क्या होता है? रेफरेंस लाइन होता है। इसी लाइन से, इसी रेफरेंस लाइन से हम लोग जो है राइट की ओर जाए तो यहाँ पर क्या होता है? +1 +2 +3 ऐसे हम लोग गिनती करते हैं। और इसके रेफरेंस के इधर जाएंगे तो क्या होगा? घटता चला जाता है, -1 -2 -3 इस तरह से घटते चलता जाता है। तो अगर हम बोलेंगे कि -5 तो इसका मतलब जीरो से और पीछे चले जाओ तो -5, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? घटता चला गया। इधर क्या होगा? बढ़ता चलेगा। जो भी अगर हम लोग आज 2022 देख रहे हैं तो यहाँ से काउंटिंग हो रहा है 1 2 3 4 करते करते आज हम लोग 2022 हुआ है। तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं एडी और इधर वाले को बोलते हैं सीई, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया BCE, बिफोर कॉमन एरा, और इसको बोलते हैं एमन्यू डोमिनी, ठीक है। तो ये चीज बात बन जाता है, यानी ये जीरो रेफरेंस लाइन है। तो पहले जो क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट जो मसीहा लोग के जो देवता होते हैं, तो वही जो है इन्हीं के जन्म से जो है हम लोग जो है किसी टाइम को रेफरेंस करते हैं। तो आप सपोज कर लो कि हम बोले कि भाई ए से, अगर सपोज कर लो मैं बोलूँ आपको कि ए से बी कोई पॉइंट है, वहां तक आप गए, सपोज कर लो ए है और यहां से बी की ओर गए आप, तो हम बोलेंगे कि कितना दूर गए। तो कैसे मेजर करोगे? कोई रेफरेंस पॉइंट होगा तब ना वहां से नापोगे कि हाँ सर यहां से यहां गए, यहां से आने में हमको जो है 5 किलोमीटर लग गया। तो इसको रेफरेंस पॉइंट बना, यहां से फिर नाप मेजर किया तुम बी पॉइंट को, तो 5 किलोमीटर बता रहा है। उसी तरह टाइम पीरियड को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो कहां से करेंगे, कहां से और कहां खत्म करेंगे? तो इसीलिए जेसस को जो है, क्राइस्ट को जो है जन्मदिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लिए और उन्हीं के जन्म के बाद इधर जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं एडी, और इधर वाला को जाते हैं तो बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। लेकिन बिफोर क्राइस्ट अब चेंज हो गया है, अब वो BCE हो गया है। बिफोर कॉमन एरा क्यों हुआ है वो अभी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। जब हायर क्लास में आओगे तो मैं बताऊंगा। इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी और इसीलिए जो है इस पर चेंजेज हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रभाकर वर्धन जो बनाए थे, वर्धमान डायनेस्टी बना लिए थे। तो जब डायनेस्टी अपना वो बना लिए वर्धमान डायनेस्टी, तो क्या करेंगे? तो ऐसे तो बैठेंगे नहीं, वो अपना तो एक्सटेंड करेंगे। मान लो कि तुम इस एरिया को जीत लेते हो, तो अब पावरफुल हो इस एरिया में, तो तुम क्या चाहोगे कि और बगल वाला को जीत ले, इसको भी जीत ले, इसको भी जीत ले, इसको भी जीत ले। आपके अंदर वही जो है मन में भावना आएगी। तो प्रभाकर वर्धन भी वैसे ही किया कि अपने टेरिटरी को वो जो है फैलाने की कोशिश किया और जीतते चला गया। लेकिन इस वर्धमान डायनेस्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर कौन आया? जैसे आपके घर में जैसे दादाजी हैं, ठीक है, आपके दादाजी सपोज कर लीजिए, आपके पापा भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी है। आप बोलेंगे कि आपके घर में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं भाई, कौन कड़क हैं, कौन कड़क मिजाज वाले हैं भाई, किससे तुम लोग को डर लगते हैं? तो कोई बोलोगे दादा से, कोई बोलोगे पापा से, बोलोगे कोई चाचा से, बोलोगे जिससे जो तुम डरते हो उनका नाम ले लोगे, है ना।
तो उसी तरह इस डायनेस्टी में, एक डायनेस्टी में सबसे पावरफुल, सबसे जो है ताकतवर प्रभावशाली राजा कौन हुए थे, तो आपका नाम होगा हर्षवर्धन। ठीक है, इनका नाम याद रख लोगे और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पूरा डील करेंगे, हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन कब आते हैं, इन्हीं का भाई होते हैं राज्यवर्धन, इन्हीं का भाई होते हैं राज्यवर्धन। लेकिन राज्यवर्धन को मार दिया जाता है, क्यों? क्योंकि राज्यवर्धन भी जो है ये क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपके बंगाल के शासक होते हैं, बंगाल के शासक जो होते हैं, ठीक है, वो इनको मार देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो है तो हर्षवर्धन, ठीक है, तो राज्यवर्धन को किसने मारा था, तो राज्यवर्धन को आपका बंगाल का शासक दोसा शशांक, कौन था, शशांक। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई राज्यवर्धन को किसने मारा, तो शशांक। तो शशांक कौन था, तो उस समय बंगाल के जो है राजा थे, किंग थे। ठीक है, उन्होंने मारा। तो क्यों मारा, क्योंकि थानेश्वर है आपका जो है फिगर में आप देखिए यहाँ पर, थानेश्वर एक जगह है यूपी में, वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था, उसी फर्टाइल एरिया को, तो अब देखो थानेश्वर, यही थानेश्वर इस एरिया में है आपका थानेश्वर। ठीक है, और यहीं पर देखो ये जब इसका जो था भाई था राज्यवर्धन, ये जो है अपना एम्पायर को यहाँ तक फैलाने की कोशिश किया। अब यहाँ का बंगाल का शासक है तुम्हारा, ठीक है, शशांक, ये भी यहाँ पर चाहता था कि इस एरिया को जीत ले। थानेश्वर को क्यों जीतना चाहता था, जो अभी हरियाणा में है, ठीक है, तो हरियाणा में जो एरिया में है थानेश्वर, उस एरिया को वो जीतना चाहता था। क्यों जीतना चाहता था कि थानेश्वर जो है उसमें फर्टाइल लैंड था, वो जो है उसमें उपज एग्रीकल्चर बहुत होती थी, और उस समय जो है राजा को टैक्स जो है पैसा मिलता था एग्रीकल्चर से ही, जो भी एग्रीकल्चर करते थे उस टैक्स के रूप में राजा को दिया करते थे। और जितना टैक्स आएगा जिस राजा के पास, उतना जो है सैनिक रखेगा, और जिसके पास जितना सैनिक होगा वो उतना ताकतवर होगा। ठीक है, तो अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए तो पहले जगह को उसको कब्जा करना पड़ेगा, इसलिए दोनों में फाइटिंग होती है और शशांक इसको मार देता है। ठीक है, राज्यवर्धन जो है राज्यवर्धन को मार देता है। अब उसका भाई जो बैठेगा, कौन बनेगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अब उसका बदला लेगा और शशांक को भी बाद में हरा देता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो हर्षवर्धन जो है यहाँ पर आप देखिए कि बन जाता है, ठीक है, अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज बात बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, तो वो चीज हम लोग देखने को प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हर्षवर्धन जो है केवल 16 साल का रहता है। कितना रहता है, 16 ईयर्स होता है वो जो है, 16 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो है जब 16 साल का था वो, तब जो है वो अपने आप को राजा बन जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर का आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग को पढ़ना सब चीज है उसको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, डरना नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से, अरे भाई जो आप पढ़ोगे उसी से ना क्वेश्चन देगा, कि कहीं से कुछ तो अलग से नहीं देगा। इसीलिए मैं एक एक लाइन के बारे में बता देता हूँ कि ताकि आप लोग को सब एक एक चीज समझ में आ जाए। तो वो राजा कब बना, 16 साल की उम्र का था तब वो राजा बन जाता है। तो आप बोलोगे कि सर आप कैसे जान गए, तो हिस्टोरियंस कैसे जान गए, कैसे बतलाएं, तो कुछ सोर्सेस होता है उनके द्वारा छोड़ी गई जो रिसोर्सेस होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि नीचे जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं या जमीन के नीचे जो दफन चीजें उसको निकाल करके जो है वो हम लोग को बताते हैं। उसकी एक अलग पढ़ाई होती है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है, वही लोग हम लोग को बताते हैं किसी की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो वहां से मिला। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग को जो है जानकारी हम लोग को मिलता है सोर्सेस से, जो 4 सोर्सेस आप लोग को किताब में दिया है उसको आप लोग जान लीजिए। एक इंस्क्रिप्शन से, तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इंस्क्रिप्शन होता है कोई भी मॉन्यूमेंट, जैसे आप कहीं नया घर बनता है तो आप क्या करते हो, पेंसिल लेकर के या लकड़ी ले जा करके सीमेंट में जो है इस तरह से लगड़ देते हो, कुछ लिख देते हो, राम भगवान ये सब करते हो, और जब सूख जाता है तो वो जो है क्या आ जाता है, उभर के आ जाता है, दिखता है ना। या कहीं पर जो है दीवार पर आप जो है स्क्रैच कर देते हो, या जो आप बेंच पे स्कूल में बैठते हो तो क्या लेते हो, बहुत लोग कंपास से लेकर के उसको जो है खुरद करके उसमें कुछ लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन जो है पहले जो है पिलर्स पे किया जाता था, रॉक्स में किया जाता था, बहुत तरह से इंस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वहां पर राजा लोग लिख देते थे। तो अब बोलोगे कि सर वहां क्यों लिखते थे, बेवकूफ थे क्या, उनके पास किताब कॉपी नहीं थी, अरे थी बाबा, तो उसलिए बहुत कम मात्रा में थे, क्योंकि उसमें जो है कॉमन लोगों के पास पढ़ने का उतने साधन नहीं थे। तो जो राजा
राजाएं होते थे या जो पैसे वाले होते थे उन्हीं के पास पढ़ने का साधन होती थी। ठीक है, तो इन लोग क्या करते थे कि पिलर में जो है बड़े बड़े खंभा होती थी, उसी खंभा में जो है इन लोग क्या करते थे, जैसे ये पिलर है, बड़ा सा खंभा है, इसी में इन लोग जो है लिखवा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रेडर्स आएंगे, जो दूसरे देश से आएंगे या अपने ही देश के कहीं जाते हैं, तो इसको जो है आते जाते इसको देख सके और वहां पढ़ सके, जानकारी उनको प्राप्त कर सके, इसलिए इंस्क्रिप्शन में उन लोग लिख देते थे सारे लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए। ठीक है, अब आती है रॉक एडिट। ये रॉक एडिट क्या है? तो वही चीज है, बड़े बड़े पत्थरों में जो है उन लोग लिखवा देते थे। ठीक है, तो वहां से भी जानकारी मिली है। ट्रेवल अकाउंट, ट्रेवल अकाउंट क्या होता है? जो उस समय जो है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा एक जो है चाइनीज का ट्रेवलर आया था। ठीक है, तो चाइना से एक ट्रेवल मतलब जो घूमने के लिए आते हैं आपके देश में, देखते हैं यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ देख करके फिर वो जा करके अपना कंट्री में अपना एक किताब लिख देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो है हर्षवर्धन के समय में जो है हुएन सांग आते हैं। कौन आते हैं? हुएन सांग। ठीक है, तो इसको याद आप रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि जो है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आए थे? तो हुएन सांग आए थे। ठीक है, और किससे हमको हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में जो है सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित। ये हर्षचरित क्या है? ये एक किताब है, हर्षवर्धन के बारे में लिखी हुई है। तो किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। तो बाण भट्ट कौन थे? तो यही जो है कोर्ट में रहने वाले थे। ठीक है, जिस कोर्ट क्या बोलते थे, जो राजा का जो है दरबार लगता था, उसी दरबार में ये रहते थे। ठीक है, उनके कवि थे ये। ठीक है, उनके कवि अंडर में रहते थे बाण भट्ट, तो उन्होंने लिखा है। ठीक है, और सबसे बड़ी मजेदार चीज है कि हर्षवर्धन जो है बहुत विद्वान आदमी थे। 16 साल के उम्र में तो बने थे, लेकिन बहुत विद्वान थे। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, जिससे हमको पढ़ करके बहुत उनके समय का जानकारी मिलती है। तो किताब की यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भैया जो है, जो हर्षवर्धन जो किताब लिखे हैं उसका नाम बताओ। तो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, है ना, ये सब किसने लिखा है? जो है हर्षवर्धन ने ही लिखा है। तो इतने जो आप स्लाइड में देखे अभी तक, ये किसने लिखा है? तो ये यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ जाता है कि हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाण भट्ट लिखा है, एक क्वेश्चन बन करके आ गया। फिर पूछेगा कि भाई प्रियदर्शिका या नागानंद या रत्नावली किसने लिखा है? तो बोल दोगे हर्षवर्धन। या फिर क्वेश्चन फिर घुमा के लिख देगा कि भाई हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताब लिखी है? तो आप तीनों का नाम ले लोगे। ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपका जो है इतनी ही दूर में से बन करके आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी कर जाओगे। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन इंपायर को डिटेल से, क्योंकि हर्षवर्धन जो है हमारा टॉपिक ही थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इंपायर, बहुत बड़ा साम्राज्य को हम लोग बोलते हैं इंपायर। ठीक है, तो इंपायर के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसा उनका था। तो हर्षवर्धन कहां कहां तक उनका राज्य फैला हुआ था? जो आज देखते हो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार, ये सारे जो देखते हो इतने बड़े स्टेट हैं। ठीक है, इतने बड़े स्टेट में जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ रहता है। किसका? हर्षवर्धन का। तो अब सपोज कर लो कि इतने बड़ी कंट्री है, सपोज कर लो इंडिया, तो क्या पीएम को या पीएम के साथ जो भी मिनिस्टर से हैं उनके लिए क्या संभव है कि पूरे कंट्री को संभाल पाए? उनको असिस्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो उनको मदद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे कंट्री को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किस में? स्टेट में कर देंगे। किस में कर देंगे? स्टेट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब स्टेट को इतना बड़ा है तो क्या स्टेट को भी, इतना बड़ा स्टेट को क्या हम लोग संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। फिर स्टेट को क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट भी इतना बहुत बड़ा होता है तो डिस्ट्रिक्ट को क्या संभाल पाएंगे? नहीं पड़ेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, विलेज में बांट देते हैं। मतलब छोटा से छोटा जगह में हम लोग बांट देते हैं और सब में जो है एक हेड अपॉइंटमेंट कर देते हैं। वो हेड मिल करके जो है सारे को साथ जो है राजा को या फिर आज हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर है उसको हेल्प करते हैं। तो स्टेट में कौन हो गए, सीएम हो गए, और विलेज में कौन होते हैं, मुखिया या सरपंच जो होते हैं वो देखते हैं। ये सारे के सारे किसको मदद कर रहे हैं, पीएम को मदद कर रहे हैं, और पीएम भी जो है पूरे आसानी से कंट्री पर रूल कर पाता है। तो इतने बड़े साम्राज्य है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इतने बड़े साम्राज्य पे राज करना तो इतना आसान बात नहीं था। तो वो भी तो कुछ काम करेंगे ना, वो भी तो है कुछ काम करेंगे, यानी अपना एम्पायर को क्या करेंगे, वो बांट देंगे। किस चीज में बांटेंगे, जिस तरह से आज हम लोग सारा चीज देखते हैं। तो जो देखते हैं हम लोग
ठीक है, तो राजा के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि राजा जो उस समय होता था ना, पावरफुल होता था, सारी शक्तियां उसी के पास थी। ठीक है, ऑल द जुडिशियल एज वेल एज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ द किंग, राइट। तो कोई नो वन इज देयर टू रेज द क्वेश्चन अगेंस्ट द किंग। ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि राजा के खिलाफ जा सकता था। वो न्याय भी देता था, जो भी फैसला सुनाना है सजा वही सुनाता था। मिलिट्री जो होती थी उसका भी वो शासक होता था। ठीक है, सब कुछ जैसे आज जो है, आप जैसे किसी का केस हो गया, या चोर है या कोई डकैती किया है, कोई मर्डर किया है, तो कोई खराब काम किया तो उसको सजा सुनाने वाला कौन होता है? पीएम नहीं, उसके लिए सजा कौन सुनाता है? कोर्ट होता है ना। जहां पर आप देखते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है नीचे होता है, वो सारे मिलकर के उसका फैसला सुनाते हैं। अब मिलिट्री का क्या होता है? मिलिट्री का अलग होता है। ठीक है, उसका हेड जो होता है प्रेसिडेंट होते हैं। तो सारे का यहाँ पर अलग अलग जो है बंटवारा किया गया है। लेकिन उस समय जो है, हर्षवर्धन के समय में सारा हेड वही था। सारा जितने भी डिपार्टमेंट था, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे जुडिशियल का हो, चाहे इकोनॉमिक का हो, और जो भी चीज होती थी सब अपने वही मालिक हुआ करता था। ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। ठीक है, अब चूंकि ये गुप्ता पीरियड के अंडर में काम कर चुका था, हर्षवर्धन के जो फाउंडर थे प्रभाकर वर्धन, वो क्या थे? वो तो सामंत थे, उन्हीं के माने गुप्ता जो किंगडम हुआ करता था उसी के अंडर में काम करते थे। तो बहुत कुछ सीखे थे उससे कि भाई कैसे शासन चलाना है, क्या करना है, बहुत कुछ सीख चुके थे। तो गुप्ता का ही जो है कॉपी इन्होंने करने की कोशिश किया। जो भी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में बात हो रही थी या चल रही थी, उसी स्टाइल को जो है अपने एम्पायर में इसने फॉलो करने की कोशिश की। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कॉपी किया, क्या क्या किया, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे, राइट। तो इसने क्या किया कि उसको जो है असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या है? जिस तरह से आज देखते हो एक पीएम होते हैं, पीएम को मदद करने के लिए कौन होते हैं? फिनांस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, है ना, बहुत तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। तो सारे मिलकर के किसको मदद कर रहे हैं? पीएम को मदद कर रहे हैं। उसी तरह से जो है राजा को उस समय मदद करने के लिए, तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो हमने अभी बताया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल। ठीक है, CONCIL, काउंसिल कहते हैं। तो उस समय भी जो है राजा को मदद करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंसिल कहेंगे, राइट। तो अब जो है हम लोग जो है मंत्री, जैसे हम लोग मिनिस्टर्स जो होते हैं, हम लोग जो मिनिस्टर्स हैं, तो वहां मिनिस्टर्स को लोग क्या कहते थे? सचिव कहते थे। क्या कहते थे? सचिव कहते थे। देखो ये सचिव कहते थे, सचिव या अमात्य। ठीक है, सचिव या अमात्य। तो यहां से भी क्वेश्चन बन करके निकल सकता है कि हर्षवर्धन के समय में जो मिनिस्टर्स होते थे उनका क्या नाम कहा जाता था? तो अमात्य या सचिव। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कहां कहां कैसे बन सकता है मैं आपको बताते जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो पेंसिल लेकर के उसको आप जो है नोट करते जाइए, और जब आप पढ़िएगा एक बार फिर से अपने से, तो सारा कुछ आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब प्रोविंस को उन्होंने किस में बांट दिया था? भुक्तिज और देश। जिस तरह से हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है डिवाइड है किस में? स्टेट में। तो स्टेट हम लोग कहते हैं, उसी स्टेट को जो है उन लोग प्रोविंस कहते थे। ये प्रोविंस आज भी कहते हैं, तो ये प्रोविंस होता था। तो इसी प्रोविंस यानी स्टेट को उन लोग क्या बोलते थे? भुक्तिज और देश। जो आज स्टेट है हमारा, डिफरेंट स्टेट है, उस स्टेट को उन लोग पहले बोलते थे सचिव या अमात्य, ये सॉरी, भुक्तिज और देश। क्या बोलते थे? भुक्तिज और देश। तो दो चीज यहां अभी सामने आया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर्स को उन लोग क्या कहते थे? जल्दी बताओ। सचिव और अमात्य। ठीक है, और उन लोग स्टेट को यानी प्रोविंस को उन लोग क्या बोलते थे? भुक्तिज या देश। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए, ठीक है, हमने जो आज स्टेट को कौन देखने वाला है? स्टेट का कौन हेड होता है? सीएम होता है। ठीक है, वही यानी चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर ही सब कुछ चलाता है, शासन चलाता है। तो उसी तरह से जो वहां पर जो है देश या भुक्ति जो बनाया गया था, उसको देखने वाला कौन होता था? उपारिका। कौन होता था? उपारिका, महाराजा और कुमार मात्य, एक ही चीज नाम है। ठीक है, उपारिका महाराजा और कुमार मात्य। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता था कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ कुमार मात्या ड्यूरिंग हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या काम था कुमार मात्या का? तो कुमार मात्या का काम क्या हुआ करता था? टू सुपरवाइज द
प्रोविंस। ठीक है, और जो जो ये हेड हुआ करता था प्रोविंस का, वो कौन होते थे? राजा का बेटा ही हुआ करते थे, प्रिंस। ठीक है, वही जनरली जो है राजा प्रोविंस का हेड हुआ करते थे जनरली। ठीक है, और पंचायत यानी छोटे लेवल पर हम देखेंगे, छोटे लेवल पर जो यानी गांव के लेवल पर कौन, जैसे आज हम लोग का गांव के लेवल जो होता है, गांव में कौन देखता है? मुखिया या सरपंच देखता है। तो उस समय भी तो गांव हुआ करता था ना, तो गांव को देखने वाला कोई होगा ना, तो उस गांव को देखने वाला कौन, क्या कहलाते थे? ग्रामीक। क्या कहलाते थे? ग्रामीक। तो ये भी आपका हो गया कि भाई गांव में कौन देखता था, कौन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था? तो ग्रामीक करता था। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गई। चलिए, यहां तक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई। अब हर्षा क्या करता था कि हर्षा बहुत उदार व्यक्ति वाला आदमी था। वो जो क्या करता था, वो सारे जो है जन कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपुल के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किया था। उसने क्या किया था? टेम्पल्स बनवाए थे, चैत्य बनाए थे, बिहार। अब यहाँ पर बोलोगे कि चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है? तो मैं बता दूं, जब गौतम बुद्ध मर गए थे, तो जो मर गए थे तो उसकी जो चीता थी ना, जो जलाने के बाद राख बन जाता है, तो उस राख को ले जा करके कहीं कहीं जो है उन्होंने क्या किया, रख दिया। उसी के ऊपर जो है उन्होंने जो है स्थापित कर दी मूर्ति, या जो है ये सब जो गौतम बुद्ध को देखते हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। ठीक है, या मंदिर बना दिए इसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं चैत्य। और बिहार क्या होता था? तो ये जो साधु संत हुआ करते थे, इनके जो बौद्ध प्रचार जो करते थे, बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाले साधु संत होते थे, उनके रहने की जगह को बोलते थे, निवास स्थान को बोलते थे हम लोग वैसे, ये बिहार। क्या बोलते थे? बिहार। ये बिहार स्टेट नहीं रे बाबा, ये बिहार। ठीक है, बिहार। तो इस चैत्य और बिहार समझ में आ गई। धर्मशाला, जिसको आप रेस्ट हाउस आप कह सकते हो। क्या आप कह सकते हो? तो ये क्या हो गया? चैत्य और बिहार हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसने क्या किया था उस समय, जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी देखते हो कि बिहार में है, पटना के नजदीक पड़ता है, या राजगीर के नजदीक भी पड़ जाएगा आप लोग का नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में आप जाकर, जब भी आपको छुट्टी मिले तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। आज भी वो खंडर के रूप में स्थापित है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के समय में उसको जो है संरक्षण दिया जाता था, प्रोटेक्शन दिया जाता था। ऐसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाले गुप्ता डायनेस्टी का कुमार गुप्त थे, उन्होंने बनाया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है इन्होंने क्या किया, मेंटेनेंस करके रखा। और उस नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, तो ये पैसा भी दिया करते थे हर्षवर्धन की, ले भैया तू पैसा ले। और पैसा कहां से आते थे? तो उनको दे दिया गया था, 200 गांव जो है दान में दे दिया गया था कि ये लो 200 विलेज, इसी से जो टैक्स लोगे, इसी से तुम जो अपना मेंटेनेंस करते रहना। ठीक है, तो ये सारे काम जो है हर्षवर्धन ने किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन तो बहुत बढ़िया है भाई, उधार वाला व्यक्ति था। ठीक है, आगे तो फिर आज के लिए तो इतना ही मैं करूंगा, फिर धीरे धीरे हम पढ़ाते चलेंगे। फिर कल जो है नेक्स्ट स्लाइड में उनका जो और बचा हुआ रिलीजन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, वो सारी चीज़ को मैं कवर कर दूंगा। और इस तरह से धीरे धीरे आपके चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कवर करता चला जाऊं। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा आप लोग सीखें, और सीख करके जो है मुझे गर्वान्वित महसूस करें कि आपने जो पढ़ाया सर, हम लोगों ने सीखा और अच्छा मार्क्स से पास किया। बस मैं यही चाहता हूं। और अगर आपको लगे कि सर को गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए, तो बस मेरा गुरु दक्षिणा यही है कि जो मैं वीडियो बनाया बस उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं जो है इस प्लेटफॉर्म में और जो उत्साह के साथ आ सकूं और आप लोग को लाभान्वित कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।